बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड में जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका अपना ये चैनल ही आपका है किसान मददगार के नाम से, जहां हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपसे दरख्वास्त यही रहती है कि इसको हमने आगे लेके जाना है। क्योंकि मुझे खुशी है कि जो हम रोल प्ले कर रहे हैं वो हमारी आवाज़ सुनी भी जाती है और ये सारा क्रेडिट हमारे देखने वालों को है, तो इनका सबसे पहले शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप इसको मज़ीद शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और कमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा ये अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, इसमें क्या अभी हो रहा है, कंज्यूमर साइड पे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब बातें आज हम आपके साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सवाल और हमारे जवाब। जनाब, सवालात पे आते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ दोस्त हैं, चावल के बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं, मेरे ख़्याल से पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आज उस पे बात भी करेंगे कि पाक दुनिया में क्या हो रहा है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे एक दोस्त हैं इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा जी कायनात 11-21 के रेट के बारे में क्या आइडिया है जो नवंबर में आना है। देखें, रेट तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। पिछले साल के जो अभी ये सिलसिला चल रहा है और रेट जो है वो ख़ुसूसन 11-21 कायनात, इस तरह से दीगर जो वैराइटीज़ हैं उनके रेट बेहतर रहेंगे। बेहतर क्यों रहेंगे? इसलिए क्योंकि इनकी डिमांड है, दुनिया भर में इनकी डिमांड होती है। हाँ, जो हमारे एक और दोस्त हैं उनका सवाल है कि जी रफ़ीक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, सर एरी 6 चावल के रेट का क्या होगा, कुछ बताओ, मेहरबानी होगी। जनाब, एरी 6 का भी जो चावल है उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जो नई मार्केट्स हमारी जो डेवलप हुई हैं वहाँ पे उसकी बहुत डिमांड है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें इस बारे में ख़्याल रखना होगा वो ये है कि पाकिस्तान में अब कितना चावल इस वक्त मौजूद है। आपको पता है कि वो चावल जो इस साल नहीं बिका, क्यों? क्योंकि एक बहुत अहम नुक्ता आज के प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ चावल के लिहाज से, वो ये है कि दुनिया में वियतनाम जो है उसने थाईलैंड को क्रॉस कर लिया और वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है पहले 7 महीने 2025 के, जिसने कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट किया है। और हम चौथे नंबर पे थे और चौथे नंबर पर ही हैं। लेकिन एक जो इस टाइम जो बात जो इस सिलसिले में आप लोगों से करनी है वो ये है कि हमारा 20% चावल कम बिका है पिछले साल के मुकाबले में। अब वो क्या सिलसिला था जिस वजह से ये चावल कम बिका है, क्यों बिका है, कम बिका है, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवालिया निशान बन गया है। और इसके जवाब में एक ही बात हो सकती है कि वो हमारी कंसाइनमेंट्स या वो जो वैराइटीज़ हमने लगाई थी वो इस तरह नहीं, जो दुनिया की मांग होती है, दुनिया की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी नहीं कर सकी। क्यों बना है? थाईलैंड को छोड़कर वियतनाम ऊपर इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने वो वैराइटीज़ लगाई, वो चीज़ें उगाई जिनकी के मांग थी दुनिया में। और इसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड का स्प्रे था, जो पोस्ट हार्वेस्ट उनको कंट्रोल्स करने थे, वो उन्होंने किए। उस वजह से उन्होंने थाईलैंड को क्रॉस किया है। जबकि हमारी अपनी जो फ़रोख्त थी दुनिया में चावल की, वो पिटी है, कम हुई है। बिल्कुल ये ठीक बात करते हैं लोग कि जी इंडिया के आने से रेट कम हुआ है, और रेट कम हुआ है, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन प्रोडक्शन जो सेल हुई है, देखिए रेट कम हुआ है वो अलग बात है, लेकिन अगर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी यानी कि मिकदार हमारी ज़्यादा बिकी है तो फिर हमें मेरे ख्याल से उस पर उतना मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये हुआ है कि 20% पहले 7 महीने में अगर चावल कम बिका है तो ये एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से सोचना भी चाहिए और हमारी काश्तकारों से ख़ास तौर पे जो चावल के इरी के हाइब्रिड चावल, कायनात, बासमती, इसके जो उगाने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि बड़ा ही ख्याल रखें इस दफ़ा चावल का। पाकिस्तानी चावल का जवाब नहीं, लेकिन जो मिक्सिंग है, जो उसमें पेस्ट आ जाते हैं, जो उसमें एमआरएल्स की वैल्यूज़ हैं, वो जो उसके अंदर जो कंट्रोल्स चाहिए वो अगर हम नहीं कर पा रहे, हुकूमत का भी इक़दाम भी हुआ था, लेकिन बड़ा सोच समझ के चलना है, वरना फिर इस साल भी मसला आ सकता है। लेकिन अगर आप अपना अच्छा चावल करते हैं, अच्छा उगाते हैं, अच्छी उसकी पैदावार आती है और अच्छे कंट्रोल्स करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी मार्केट बहुत अच्छी रहेगी। जी, इसके साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं अली रज़ा साहब, इन्होंने कहा जी कि आरिफ वाला से सर आलू पोटैटो का क्या फ्यूचर होगा। देखिए, अगर तो आप अभी करंट वाला देख रहे हैं तो अभी तो मेरे ख्याल से कोई इतने अच्छे इस दफ़ा हालात नहीं गए, उतना अच्छा सिलसिला नहीं रहा जो पहले था।
एक्सपोर्ट में, क्योंकि दुनिया में देखिए अब आलू की मांग उस तरह से शायद इस साल नहीं हुई। सऊदी अरब ने खुद आलू उगाना शुरू कर दिया है, बहुत सारी मार्केट्स बदल रही हैं, तो आपको भी देखना होगा कि दुनिया में क्या इस चीज़ की कब मांग है। खुसूसन वो लोग जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था उनको नुकसान भी हुआ है, तो लेकिन फ्यूचर को देखते हुए वो वैराइटीज़ पसंद करें। उसमें आप देखते हैं सफ़ेद आलू या लाल आलू कौन सा आपको चाहिए, आप देख के चलें, हमसे रब्ता करें इस सिलसिले में, तो आपको आगाह भी करते रहेंगे और एक नई सिलसिला शुरू करेंगे कि दुनिया में किस चीज़ की मांग है। तो वो चीज़ भी आप तक हम पहुंचाने का अभी सिलसिला शुरू कर रहे हैं ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो वो। तो आलू के मुतालिक अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन उम्मीद है कि बेहतर नताइज होंगे। फिर हमारे एक दोस्त हैं जी, उन्होंने पूछा है, नाम इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है, क्रिप्टो लवर, लगता है क्रिप्टो करेंसी से इनका काफ़ी है। ये कॉटन का पूछ रहे हैं कि उनका क्या रेट का क्या होगा। पिछले 3-4 दिनों में देखा जाए तो कॉटन ऊपर की तरफ गई है। क्यों? क्योंकि हमने जब आपकी तरफ से आवाज़ उठाई थी कि जनाब ये जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के नाम पर, और इसके ऊपर आपको पता है कि टेक्सटाइल वालों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है इस वक्त, लेकिन मुकामी काश्तकार की जो फसल को बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए जो इस वक्त कॉटन के लिए किया गया है, मेरे ख्याल से दुरुस्त फैसला है। उससे ये है कि वो किसी भी वक्त हमें नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ये 8,000 क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो कंपनीज़ हैं वो बाय कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, इन सवालों के जवाब के बाद मैं आता हूँ, वो ये है, 2 ऑप्शंस हमने जो अभी ट्रम्प साहब के साथ डील की है उसमें कॉटन बहुत अहम है। अमेरिका की बहुत बड़ी मिकदार पाकिस्तान ख़रीदता है, उस वजह से जो टैरिफ उसके ऊपर पाकिस्तान कर रहा है, तो कहीं टैरिफ की इस गेम में ये ना हो कि पाकिस्तान में कॉटन में जो है वो किसान का ख्याल नहीं रखा जाए। या उम्मीद है हुकूमत रखेगी, लेकिन थोड़ा सा मोहताज रहने की ज़रूरत है। और ये हुकूमत को हम सुना रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म के लोकल फार्मर्स का ख्याल रखना होगा। और यही वजह है, आपको पता है कि सब दुनिया देख रही है इस वक्त कि भारत और अमेरिका की जो इस वक्त सर्द जंग शुरू हो चुकी है, टैरिफ गेम जिसे कहते हैं। टैरिफ गेम को थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह वो कह रहे हैं जी कि हम अपनी एग्रीकल्चर को, भारत जो है वो कह रहा है कि 70 करोड़ लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग से वाबस्ता हैं भारत के, और वो कह रहे हैं कि उनको बचाने के लिए ट्रम्प साहब की वो टैरिफ की गेम में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त महीने के बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, तकरीबन $3.5 अरब की चीज़ें अमेरिका से ख़रीदता है इंडिया, और उसके मुकाबले में तकरीबन $9 अरब की, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, $9 अरब की चीज़ें अमेरिका को बेचता है इंडिया। तो सालाना अगर बात करूँ तो तकरीबन भारत का जो पल्ला है वो भारी है अमेरिका के ऊपर, तकरीबन कोई 45 से 47 अरब डॉलर, 45 से 47 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि जितने की वो चीज़ें बेच रहे हैं और जितने की अमेरिका से ख़रीद रहे हैं, उसमें इंडिया का जो पल्ला है वो भारी है। उस वजह से ट्रम्प साहब को तो आग लगी हुई है कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, जो अमेरिका की मसनूआत पे भारत अपने किसानों को बचाने के लिए टैरिफ लगा रहा है, वो लगा रहा है तकरीबन 30 से लेकर 60% तक। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं किसी एक पर नहीं आ रहा। अपने आप को, क्योंकि हमारे लोकल यहाँ प्रोडक्शन होती है, इसलिए हम आपकी चीज़ें लेंगे, लेकिन उसको बहुत महंगी आपकी यहाँ बिकेंगी उस वजह से। उसके मुकाबले में जो भारत की चीज़ें जा रही हैं अमेरिका में, उस पर जो टैरिफ लगता है वो सिर्फ 4 से 5% है। यानी कि ये टेक्सटाइल में कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का ताल्लुक बहुत अहम है। तो अमेरिका जो चीज़ें इनसे ख़रीद रहा है, मसाले ख़रीद रहा है, बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, उसमें यानी कि महिंद्रा का मैं ट्रैक्टर वहाँ पे बिकता है, उनका प्लांट है वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अमेरिका सिर्फ 4 से 5% उस पर टैरिफ लगाता है। उसके मुकाबले में 60% तक अमेरिका की मसनूआत पे भारत लगा रहा है। उस पे बिना पर ये बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस हुआ हुआ है। अब उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो 25% कर दिया जब ट्रम्प साहब ने, तो उससे भारत में शोर मचा। लेकिन उन्होंने ये कहा है जी कि हमारी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में आ जाएंगी। सबसे बड़ा जो है वो ये है कि सोयाबीन और मकई, इसका जो कहने के जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसे आप GMO कहते हैं आम, वो चीज़ें भारत में कह रहे हैं कि नहीं,
क्योंकि ऑलरेडी भारत में आपको बताना चाहूँगा कि मस्टर्ड जो यानी कि सरसों है उसका हाइब्रिड सीड तो था, लेकिन उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड तैयार किया और उसके ऊपर अभी लीगल जंग चल रही है। वहाँ पे भी वो नहीं उसको कबूल कर रहे कि आप कुदरती तरीके से हट के जेनेटिकली मॉडिफाई करके उस किस्म की चीज़ लेके आएँ। तो उस वजह से होगा क्या कि भारत की जो डेयरी सेक्टर है, कॉर्न, मेज़, ये तमाम काश्तकार, अभी बिहार के अंदर इलेक्शन आ रहा है और बिहार के इलेक्शन में नज़र ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मकई की काश्त होती है। तो अगर मकई के वहाँ का इलेक्शन जीतना है किसी ने, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो वहाँ के लोगों का जो रोज़गार है उस पे आके उसको लात मारे या उसका सबब बने। तो इस चीज़ पे इस टाइम अमेरिका और भारत की जो जंग थी टैरिफ की, वो कह रहे हैं जी हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है। और इसमें मैंने जैसे बताया कि कॉर्न, मेज़, इसके साथ साथ एक चीज़ और जो पाकिस्तान में भी है कि भारत में 20% जो पेट्रोल है यानी कि फ्यूल है एथेनॉल से बनता है। और एथेनॉल जो उनसा है वो एथेनॉल ब्लेंडेड मिक्सिंग जो करते हैं वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है मकई से, जो हम नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। तो हमें भी अपने किसान को देखना पड़ेगा कि जिस जिस तरह से हो सके हम अगर बढ़ना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी जो इस टाइम एग्रीकल्चर है वो डाउनवर्ड है। वो डाउनवर्ड क्यों है वो अभी आते हैं उसके ऊपर। हालत वो लिक्विडिटी का मसला है, वहाँ पे पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है, पैसे का मतलब ये है कि जो वीट के ऊपर, मकई के ऊपर हमारी हुकूमत ने हाथ उठा लिया, कॉटन के ऊपर, उससे क्या हुआ कि हमारी एग्रीकल्चर बिल्कुल बैठ गया है। इसके साथ साथ कुछ क्लाइमेट चेंज, अभी जिस तरह से मौसमी हालात हैं भावल नगर में जो सबसे बड़ा पंजाब में कॉटन का है, इस वक्त वहाँ पे बेचारे किसान जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं जी कि हमारी सारी फसल जो थी वो ख़राब हो गई। और उस वजह से तिल की जो हमारा नंबर आपको पता है कि वो भी एक्सपोर्ट वैल्यू थी, जो 2023 में हम 17,000 रुपये मन तक, 20,000 मन तक गई थी, वो अब 11-12,000 रुपये पे आ गई है। तो ये क्या हुआ कि हमने हाथ उठा लिया है, हुकूमत की पॉलिसियों में गड़बड़ है। ये तमाम वो नुक्ते हैं जिनको समझना चाहिए। और अगर ये अमरीकी टैरिफ कॉटन में आ गया तो फिर वो जो सारी मेहनत हमने की है, जो हमने जीएसटी की जो छूट थी वो ख़त्म की है, टैक्स की जो छूट थी इंपोर्टेड कॉटन पे, वो अगर टैरिफ के मामले में अगर कुछ ऐसा हो गया तो मेरे ख्याल से ये एक हमारी डिससर्विस होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कंज्यूमर सेक्टर के लिए। और इससे हमारी एक्सपोर्ट जो अभी टेक्सटाइल बेहतर हुई है वो ज़्यादा मुश्किलात में आ सकती है। अगर आपने पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या होगा एग्रीकल्चर का या हाल कितना पतला है इस टाइम एग्रीकल्चर का, उसके बारे में एक जो पैमाना है वो ये है कि इस टाइम फर्टिलाइज़र कंपनियां, जो खाद के कंपनियां हैं, उनकी हालत क्या है। तो वो अगर मैं आपके सामने बयान करूँ, पिछले हफ्ते आपको ट्रैक्टर्स के बारे में बताया था, अब ज़रा आते हैं कि हमारी क्या नज़र आ रही है। तो अगर देखते हुए नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में वो कह रहे हैं जी कि अगर आप देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल लड़खड़ा गया है, किसान बिल्कुल पिस गया है। और उसका जो है नज़र आ रहा है कि इस टाइम जो एग्रीकल्चर की सेल है, वो यूरिया की सेल जो पिछला महीना गुजरा है जुलाई में, वो जून से तो शायद 4% बेहतर हुई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में 2024 के मुकाबले में वो क्या नज़र आ रही है? वो नज़र आ रही है जनाब कि 19% कम हो गई है। सिर्फ 6 लाख टन जो सी है यूरिया वो बिका है पिछले साल। और इसके मुकाबले में अगर देखूं तो डीएपी की स्टोरी तो इससे भी ख़तरनाक है। डीएपी की स्टोरी क्या नज़र आ रही है कि वो जो हमारी क्रॉप्स थी जो कि आने वाले सीज़न के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएपी रबी की जो क्रॉप हैं उसके अंदर, तो उसमें जो जुलाई में हमें नज़र आ रहा है कि वो पिछले साल के मुकाबले में 33% कम उसकी सेल हुई है। यानी कि सिर्फ 1,09,000, जो पिछले साल तकरीबन 1.5 लाख टन बिकी थी, अब एक महीने में अब सिर्फ 1,09,000 बिकी है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पहले 7 महीने में टोटल जो बिकी है डीएपी वो बिकी है 5,57,000 टन पूरे मुल्क में 7 महीने। और 2025 के ये इसी अरसे के दौरान जब 2024 में था और आज हम जब बैठे हुए हैं तो पहले 7 महीने में दोनों 24 और 25 में देखें तो तकरीबन 21% कमी देखी गई है 2025 के अंदर। इतना आपका खाद जो सी है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। अब अगर ऐसा ही सिचुएशन रही, ख़ुसूसन अगर हम बात करें कि बड़ी कंपनियां जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो है,
उन्होंने बहुत कम सेल की है कि 85,000 टन फौजी फर्टिलाइज़र ने की है, और एंग्रो का तो हाल बहुत ही पतला है कि एंग्रो ने तकरीबन 3,000 टन, ना होने के बराबर मेरे ख्याल से, इतनी बड़ी कंपनी उस लिहाज से। अगर उन्होंने कहा जी कि ये मसला, इसे हम कहते हैं, पहले होता था शॉर्ट सप्लाई, कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र वाले कहते थे कि जी सप्लाई नहीं है, यानी कि वो बुकिंग करते थे और फिर वेट करना पड़ता था, और माल नहीं मिलता था और माल फिर ब्लैक होता था। अब सिचुएशन उल्टा हो गई है। अब क्या हो गया कि लॉन्ग सप्लाई की तरफ चले गए हैं, और उस वजह से नज़र ये आ रहा है कि जुलाई के नंबरों से कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी शायद आई हो, ठीक है, बेहतर रिजल्ट यूरिया और डीएपी के अंदर, मार्जिनल 1%, 2%, 4%, 5% ऊपर नीचे चावल की वजह से शायद बेहतरी रिजल्ट आ रही हो, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा, जो हुकूमत के तखमीना है कि वो तकरीबन 4-5% उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा और एग्रीकल्चर आगे चलेगा, तो वो नहीं नज़र आ रहा कहीं से भी, क्योंकि सब उल्टा बह रहे हैं। तो अगर यही सिचुएशन रही तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी हुकूमत के लिए। तो एक बड़ी ही सोच विचार के बाद एक किसान के सेंट्रिक फेवरेबल पॉलिसी जिसे कहते हैं, कि जो उस सेक्टर को उठाएगी, क्योंकि फिर वही बात कि अगर ये सेक्टर ना हुआ तो आपकी तकरीबन 20% जीडीपी डिस्टर्ब हो जाएगा, और 40% के करीब आपके लोगों का जो रोज़गार है वो इससे मुंसलिक है। अगर ये चीज़ यूं ही रही तो हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। हमारी जो पहली और मुकम्मल तौर पे जो तरजीह होनी चाहिए वो होनी चाहिए एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, उसमें टेक्नोलॉजी लेके आना, उसमें क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट को देखना, ताकि हमारा किसान अगर खुशहाल है तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगले हफ्ते आपके मज़ीद सवालों के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने सवाल भेजे, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आपके सवालों से बहुत सारे लोगों को उनके मसलों के जवाब मिलते हैं, उन तक जो है वो मालूमात में हम इजाफ़ा भी करते हैं और उनके इल्म में लाते हैं कि उनके मसले का हल क्या है। तो यूँ ही अपने सवाल भेजते रहिए। किसान मददगार आपका चैनल, इसे प्रमोट करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।